वंदे मातरम। कर्मचारी साथियों, जैसा कि आपको पता है जुलाई माह चल रहा है और सभी जो भी स्थायी कार्मिक है उनके वार्षिक जो वेतन वृद्धि है वो 1 जुलाई से लागू होती है या 1 जुलाई को उनको इंक्रीमेंट लगाया जाता है। अब इसमें अगर कोई कार्मिक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव यानी असाधारण अवकाश पे है तो उसका क्या नियम रहेगा, उसको इंक्रीमेंट किस तरीके से मिलेगा, उसके बारे में जो फाइनेंस डिपार्टमेंट वित्त विभाग का क्या आदेश है, स्पष्टीकरण क्या है, वो मैं आपको बताऊंगा। तो जैसे आप देख पा रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान फाइनेंस डिपार्टमेंट रूल्स डिवीजन क्लैरिफिकेशन है और एफडी रूल्स 2009 और जयपुर 9/6/2009 का जो ये आदेश है, इसमें जो इसका सब्जेक्ट है वो है कि डे ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट इन द केसेज वेयर द गवर्नमेंट सर्वेंट्स अवेल्ड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव इन ए रनिंग पे बैंड ड्यूरिंग द ईयर। यानी कोई कार्मिक किसी ईयर में, किसी साल में अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ले रहा है यानी असाधारण अवकाश पे जा रहा है तो उसके लिए क्या नियम होगा। तो आप जैसे कुछ इसमें जो भी नियम है वो मैं आपको बताऊंगा और कोशिश करूंगा इसको हिंदी में भी आपको बताऊंगा। तो द प्रोविजंस रिगार्डिंग द डेट ऑफ नेक्स्ट इंक्रीमेंट इन द रनिंग पे बैंड एज कंटेंट इन द रूल 14 ऑफ द राजस्थान सिविल सर्विसेज रिवाइज्ड रूल्स 2008 प्रिस्क्राइब द यूनिफॉर्म डेट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट विज 1 जुलाई ऑफ एवरी ईयर। यानी कि सामान्य रूप से जैसे जो रूल्स है उसके अनुसार 1 जुलाई से हमेशा इंक्रीमेंट लगता है। एम्प्लॉयज कंप्लीटिंग 6 months एंड अबव इन द रनिंग पे बैंड एज ऑन द 1 जुलाई आर एलिजिबल फॉर ग्रांट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट। यानी जो भी कार्मिक है वो 1 जुलाई को 6 माह की सेवा पूरी कर रहे हैं, नियमित सेवा, उनको 1 जुलाई को इंक्रीमेंट दिया जाता है, वो 1 जुलाई को इंक्रीमेंट के पात्र होते हैं। अब इसमें है कि सम ऑफ द डिपार्टमेंट्स हैव सॉट क्लैरिफिकेशन, यानी कुछ विभागों ने क्लैरिफिकेशन चाहे, स्पष्टीकरण चाहे रिगार्डिंग द ट्रीटमेंट टू बी अकॉर्डेड टू द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव। यानी EOL जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव है, असाधारण अवकाश है, अवेल्ड वेदर ऑन द मेडिकल ग्राउंड या तो किसी मेडिकल ग्राउंड पे किसी कार्मिक ने असाधारण अवकाश लिया है या विदाउट मेडिकल ग्राउंड बाय द गवर्नमेंट सर्वेंट फॉर ए ग्रांट ऑफ नेक्स्ट एनुअल इंक्रीमेंट। तो उसके किस तरीके से एनुअल इंक्रीमेंट लगेगा, वार्षिक जो वृद्धि है असाधारण अवकाश के संबंध में क्या होगी। तो दिस मैटर हैज़ बीन एग्जामिन एंड इट इज़ क्लैरिफाइड दैट, यानी ये मैटर है वो जांचा गया और उसके अनुसार ये क्लैरिफाई किया जाता है, यानी ये स्पष्टीकरण दिया जाता है। पहला है इन ए केस गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज़ अवेल्ड EOL यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव बिटवीन 1 जुलाई टू 13 जून ऑफ द ईयर फॉर ए पीरियड अप टू 6 months, यानी 6 महीने की अवधि तक अगर किसी कार्मिक ने 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक अगर असाधारण अवकाश पे रहा है वो, तो ही विल बी इंटाइटल्ड, यानी उसको मिलेगा द नेक्स्ट एनुअल इंक्रीमेंट ऑन द 1 जुलाई ऑफ द नेक्स्ट ईयर। अगले साल के जुलाई को उसको इंक्रीमेंट का फ़ायदा मिलेगा अगर उसके 6 महीने तक उसने अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव ली है। दूसरा है इन केस गवर्नमेंट सर्वेंट हु हैज़ अवेल्ड EOL यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव बिटवीन 1 जुलाई टू 13 जून ऑफ द ईयर फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 6 months। लेकिन अगर किसी कार्मिक ने 1 जुलाई से 30 जून के बीच में 6 माह से अधिक अगर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अवकाश या असाधारण अवकाश लिया है, ही विल बी इंटाइटल्ड टू द नेक्स्ट एनुअल इंक्रीमेंट ऑन द 1 जुलाई ऑफ द सब्सिक्वेंट ईयर। तो वो उस जुलाई को नहीं, अगले जुलाई को उस इंक्रीमेंट का पात्र होगा। मीनिंग देयर बाय दैट ए गवर्नमेंट सर्वेंट इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट ए मिनिमम पीरियड ऑफ सर्विस ऑफ 6 months इन ए पर्टिकुलर ईयर। कहने का मतलब होगा कि कोई भी कार्मिक है वो कम से कम राज्य सेवा में गवर्नमेंट सर्वेंट के रूप में 6 महीने से कम 6 महीने की अवधि या 6 महीने से अधिक की अवधि में अगर वो सेवा में रहा है तो ही उसको इंक्रीमेंट का लाभ मिलेगा। अगर वो असाधारण अवकाश 6 माह से अधिक है तो उसको इंक्रीमेंट का लाभ नहीं मिलेगा। अब इसमें और सर जो भी दिया हुआ क्लॉज कि इन केस वेयर ए गवर्नमेंट सर्वेंट हैज़ अवेल्ड EOL फॉर ए पीरियड ऑफ मोर देन 6 months, अगर कोई कार्मिक 6 महीने से ज़्यादा असाधारण अवकाश पर रहा है लेकिन बट सम ऑफ द पीरियड ऑफ द EOL अवेल्ड बाई हिम इज़ बिफोर 1 जुलाई, यानी लेकिन 6 माह से अधिक तो रहा है लेकिन उसका कुछ समय है वो 1 जुलाई से पहले का है और उसके बाद में रेस्ट इज आफ्टर 1 जुलाई और बाकी का जो समय है वो 1 जुलाई के बाद का है। तो वो 2 भागों में हो गया और वो अगर 6 महीने से है और जैसे लिखा हुआ है कि एनी ऑफ द स्पेल इज़ नॉट मोर देन 6 months, और दोनों का जो भी स्पेल है वो 6 महीने से ज़्यादा नहीं है, चाहे जुलाई से पहले का हो या जुलाई के बाद का हो। अगर 6 महीने से ज़्यादा का अवकाश नहीं है, इन सच केसेज नेक्स्ट डेट ऑफ एनुअल इंक्रीमेंट शेल रिमेन अनचेंज्ड, तो उसकी जो इंक्रीमेंट की डेट है वो रिमेन अनचेंज, यानी कोई चेंज नहीं होगा, वो अगली जुलाई को इंक्रीमेंट का पात्र होगा। इवन दो द पीरियड ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव इज कंटिन्यूसली फॉर मोर देन 6 months, यानी इस हिसाब से अगर 6 महीने से ज़्यादा अगर कुल उसका असाधारण अवकाश होता है लेकिन वो अवकाश ऐसा हो कि कुछ जुलाई से पहले हो 1 जुलाई से और आगे का जो शेष भाग अवकाश का है वो 1 जुलाई के बाद का हो, तो वो अवकाश भले 6 माह से अधिक होगा तो भी वो उसका पात्र होगा, क्योंकि दोनों मिला करके
6 माह से अधिक हो रहा है, लेकिन जो साइड का है यानी 1 जुलाई से लेकर के 30 जून तक का वो 6 माह से कम होगा तो वो पात्र होगा। अब इसके कुछ उदाहरण भी दिए हुए हैं। अब इसी को थोड़ा सा मैं हिंदी में आपको बता देता हूँ ताकि ज़्यादा सुविधा रहेगी। तो यहाँ से जैसे आप देखेंगे असाधारण अवकाश का वेतन वृद्धि पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो सीधा से बात है कि वित्त विभाग राजस्थान सरकार के जून 2009 के आदेश जारी स्पष्टीकरण में स्पष्ट किया गया कि सभी कर्मचारियों के लिए वार्षिक वेतन वृद्धि की निर्धारित तिथि प्रतिवर्ष 1 जुलाई होगी। 7th पे कमीशन की अधिसूचना 30/10/2017 के बिंदु संख्या 13(1) के अनुसार नियमित कार्मिकों को 1 जुलाई से 30 जून तक 6 माह की से अधिक की सेवा पूर्ण करना अनिवार्य है, तभी वे वार्षिक वेतन वृद्धि उनको दी होगी, अन्यथा नहीं होगी। यानी कम से कम 6 महीने की सेवा पूरी करनी है। और बिंदु संख्या 13(2) के अनुसार प्रोफेशनल कार्मिकों को 2 वर्ष पूर्ण होने पर अगली आने वाली जुलाई को वार्षिक वेतन वृद्धि दी होगी। ये पूरी जानकारी मैंने पिछले वीडियो में भी दी है, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखा तो एक बार वीडियो को जरूर देखें। अगला पॉइंट है कि कर्मचारी 1 जुलाई से 30 जून की अवधि में असाधारण अवकाश पर रहा है तो वह जुलाई को मिलने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए पात्र होगा, लेकिन शर्त क्या होगी, 1 जुलाई से 30 जून की अवधि में वह असाधारण अवकाश अवधि 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। यानी 1 जुलाई से 30 जून के बीच में अगर 6 माह से कम समय के लिए वो असाधारण अवकाश पर रहा है तो उसको इंक्रीमेंट है वो दे होगा अगली जुलाई को, इंक्रीमेंट डेट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा पॉइंट है 1 जुलाई से पूर्व और 1 जुलाई के बाद यदि असाधारण अवकाश की अवधि 6 माह से कम है तो इंक्रीमेंट की तिथि जो भी लाभ है वो इंक्रीमेंट की तिथि को मिलेगा। अब इसमें एक बिंदु जो जैसे मैं बताना छूट गया, दूसरा बिंदु था कि कर्मचारी 1 जुलाई से 30 जून की अवधि में असाधारण अवकाश पर रहा है और वह 1 जुलाई को मिलने वाली वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए पात्र होगा, लेकिन जुलाई 1 से 30 जून के बीच में असाधारण अवकाश की अवधि 6 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो ये तो हो गया। अगला पॉइंट है कि 1 जुलाई से पूर्व है और कुछ 1 जुलाई के बाद मिला करके 6 माह से कम है, यानी दोनों साइड का जो भी अवकाश है उसकी अवधि अगर 6 माह से कम है किसी भी साइड में तो वार्षिक इंक्रीमेंट तिथि है वो नियत तिथि को मिलेगा। अब इसमें कुछ उदाहरण भी दिया हुआ है, जिसमें एक उदाहरण मैं आपको बता दूं कि जैसे एक कर्मचारी 1 जनवरी 2008 से 31 दिसंबर 2008 तक असाधारण अवकाश पर रहा, 1 जनवरी 8 से 31 दिसंबर 8, तो इसमें 1 जुलाई बीच में आ गया। अब इसमें उसकी वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जुलाई 2008 को दी होगी, क्योंकि इस केस में कार्मिक 6 माह तक 1 जुलाई से पहले और 6 माह तक 1 जुलाई के बाद असाधारण अवकाश पर आए और इस प्रकार कार्मिक 1 जुलाई से 30 जून की अवधि में 6 माह से अधिक असाधारण अवकाश पर नहीं रहा है। यानी 6 माह से अधिक अवकाश एक अवधि में नहीं होना चाहिए, इस कारण से इसका इंक्रीमेंट है वो 1 जुलाई 2008 को दिया होगा। इस तरह से एक और उदाहरण दिया हुआ है कि अगर कोई कार्मिक है वो 1/12/2007 से 31/12/2008 तक असाधारण अवकाश पर रहा, यानी 1/12 से, यानी वो 1/12 कम हो गया कि वो जुलाई है इसमें बीच में आ रहा है और उस कार्मिक की वार्षिक वेतन वृद्धि का लाभ 1/7/2009 को दिया होगा, क्योंकि इस मामले में कार्मिक की असाधारण जो अवकाश की अवधि है 1 जुलाई 8 से लेकर के पहले 6 माह से अधिक हो जाती है, इसलिए कार्मिक को 1 जुलाई 8 की बजाय यानी उसको 8 को अगला इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि लगातार उसकी सेवा है वो 6 महीने से, जुलाई से पहले भी या जुलाई के बाद में काउंट करें तो 6 महीने से अगर ज़्यादा हो रही है तो उसको जो आने वाली जुलाई यानी 2008 की जुलाई को नहीं मिलेगा, 9 को मिलेगा। ये पुराना मैटर है, लेकिन इसको आप अभी जैसे 23 और 24 या 22 के संदर्भ में आप देख सकते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट बात थी। और इस तरीके से अन्य भी जो स्पष्टीकरण भी यहाँ दिए हुए हैं कि अगर कोई कार्मिक कर्मचारी किसी कैलेंडर वर्ष की 6 माह में असाधारण अवकाश पर रहता है तो उसके उपार्जित अवकाश के खाते में प्रत्येक 10 दिन के असाधारण अवकाश पर 1 दिन का उपार्जित अवकाश कम कर दिया जाएगा। यानी 10 दिन का असाधारण अवकाश लेगा तो 1 PLP उसकी कम होगी। इसके अलावा असाधारण अवकाश के दौरान उपार्जित अवकाश कम करने की सीमा कैलेंडर वर्ष में विश्रामकालीन कर्मचारियों के मामले में अधिकतम 15 दिन, विश्रामकालीन का मतलब जैसे शिक्षा विभाग वगैरह है उनमें 15 दिन, और गैर शैक्षणिक कर्मचारियों के मामले में अधिकतम 30 से अधिक नहीं होगी, क्योंकि उनको 1 साल की 30 CL और जो भी विश्रामकालीन कर्मचारी वगैरह है जैसे शिक्षकों वगैरह उनको 15 मिलती है। सशस्त्र पुलिस कर्मियों के मामले में 21 दिन से अधिक नहीं होगी और अन्य किसी प्रकार का अवकाश उपभोग करने पर उपार्जित अवकाश कम नहीं किए जाएंगे। यानी अन्य कोई अवकाश तो बात अलग है, लेकिन अगर कोई असाधारण अवकाश पर रहता है और 10 दिन के अनुसार 1 PLA उसकी कम हो जाती है। और इस संबंध में जुलाई 2020 को वित्त विभाग द्वारा जारी स्पष्टीकरण के अनुसार असाधारण अवकाश की अवधि 10 दिन से कम होने अथवा 10 के गुणांक में नहीं होने पर 5 से 10 दिन के लिए असाधारण अवकाश के लिए 1 उपार्जित अवकाश कम होगा और 5 से कम या 4 दिन के लिए उपार्जित अवकाश वो कम नहीं होंगे। और असाधारण अवकाश पर रहने पर अर्ध वेतन अवकाश यानी HPL पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसके अलावा ध्यान रहे कि बिना चिकित्सा आधार मेडिकल ग्राउंड के 6 माह से अधिक 1 जुलाई से 30 जून की अवधि में असाधारण अवकाश पर रहने पर उस वर्ष नियत 1 जुलाई को इंक्रीमेंट नहीं होगा। यानी सीधी सी बात है, अगर 6 माह से अधिक अगर रह रहा है और उसका कोई आधार नहीं है, चिकित्सा आधार नहीं है, तो उसको जुलाई का इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा। तो ये सारी जानकारी थी
पूरी कोशिश की है मैंने कि जो भी गवर्नमेंट के जो रूल्स है उसके अनुसार बताने का। फिर भी अगर कोई विसंगति है, आपको कुछ भी कन्फ्यूजन लगता है, तो कृपया आप जो भी विभागीय नियम है, RSR के नियम है या वित्त विभाग के नियम है, उनकी पालना करें और अपने जो भी उच्च अधिकारी वगैरह उनसे भी राय ले सकते हैं। मेरा जो प्रयास है वो आपको जानकारी उपलब्ध कराना है। मैं कहीं क्लेम नहीं करता कि ये जो मैंने बताया वो सार्वभौमिक सत्य है। कोशिश पूरी की है कि आपको ऑथेंटिक से ऑथेंटिक जानकारी दी जाए। तो इसी तरह की जानकारी के लिए चैनल पर बने रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत।